सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 4,000 लोग मारे गए, लेकिन अनऑफिशियल डेटा अभी भी ये कहता है कि 16,000 के अराउंड लोग मरे थे। पहले तो किसी ने नहीं सुना, जब डिज़ास्टर हो गया तो अचानक से राजकुमार केसवानी लोगों ने हीरो बना दिया। वो जहाँ गैस चल रही थी वो उस तरफ भग रहे थे, ऐसा नहीं कि उसके उल्टा जा रहे थे कि यार फैमिली को सेव कर लो, मेरे को भोपाल बचाना है। तो उनके पास हमेशा रहा कि नहीं यार मैं बहुत गलत चीज़ के लिए फंसाना चाहता हूँ। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर है, उसके बाद कोई नहीं हुआ। और दुर्भाग्य की बात ये है कि वो पहले से उसके लिए आगाह कर चुके थे। 2.5 साल पहले जो कल्प्रिट था उसको इंडिया बुलाया गया और रातों रात उसको एक फ़ोन आता है और उसे वापस दिल्ली बुला लिया जाता है और भगा दिया जाता है। अगर आप न्यूज़ चैनल देखो तो वो लोग ये तो छाप देंगे कि एलविश यादव ने क्या खाया। और अभी जो लद्दाख के हालात हैं आप देख रहे हैं कि वो लोग दिल्ली भी आए, लद्दाख से बहुत सारे लोग पैदल यात्रा करके आए, उनको आते ही पुलिस धर लेती है और वो नहीं दिखाया जाता। आप आइफा गए थे, बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमें टीवी में दिखाई देता है। बिल्कुल वैसा ही होता है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, एटमॉस्फेयर बहुत सही होता है। तो आपको क्या लगता है जर्नलिज्म का फ्यूचर क्या है? स्टोरीज बियॉन्ड फ्रेम्स के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं रौनक केसवानी जी, जो कि एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं दैनिक भास्कर में। चलिए करते हैं उनसे बातचीत। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे स्टोरी बियॉन्ड फ्रेम में। थैंक यू। मैं सबसे पहला सवाल थोड़ा अजीब करूँगी। जैसे इंडिया में बहुत सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, तो क्या इसलिए जर्नलिस्ट का बेटा जर्नलिस्ट बन गया? नहीं, पापा ने तो बोला था कि जो करना है करो, ठीक है, खुली छूट दी थी, ऐसा कुछ नहीं था। 12th के बाद एक ऑप्शन आया था कि गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, बट मैंने पापा को बोला था नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कॉलेज लाइफ देखना है, सो आई गो फॉर BBA। मैंने BBA किया एंड उसके बाद फिर से ऑफ़र आया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहिए, आप एग्ज़ाम दो एंड वी कैन गो फॉर दैट। तो फिर भी मैंने मेरे पापा को बोला नहीं पापा मेरे को MBA करने जाना है, मेरे को बाहर की फीलिंग लेनी है कि कॉलेज लाइफ होती क्या है, मेरे को वो इन्जॉय करना है। तो पापा ने ठीक है लो। फिर जब मैंने MBA किया तो फिर वो HR के थ्रू मैंने सोचा पढ़ाई नहीं करनी है MBA में ज़्यादा, तो मैंने HR चूज़ किया, सबसे ईजी होता है पढ़ लो और चले जाओ एग्ज़ाम दे दो, सबसे ईजी होता है। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे आई थिंक 3rd सेमेस्टर में मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया कि चलो अब एक्सप्लोर करते हैं लाइफ को। तो कोई प्रेशर नहीं, आज कभी प्रेशर नहीं रहा फैमिली का, बट हाँ ये सिचुएशन थी जब यहाँ तक ले आए। बट कैरियर तो HR में ही चल रहा था, अच्छा चल रहा था, बट सिचुएशन को सच हुई कि आना पड़ा। हो सकता है लिखा हो आने के लिए भी। इससे पहले आप बैंक में जॉब कर रहे थे? हाँ मैं बैंक में था, मैं बैंक में HR में जॉब करता था, HR आपके दादाजी भी जर्नलिस्ट थे? हाँ। पापा भी जर्नलिस्ट, हाँ, आप भी जर्नलिस्ट, मतलब 3 जनरेशन जर्नलिस्ट। राजकुमार केसवानी ऐसा नाम है जैसे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, तो कभी आपको ऐसे ओवर शेडो फील होता है कि जैसे अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन की छवि बिल्कुल अलग अलग है लेकिन लोग कंपैरिजन करते हैं? नहीं, हमको कभी कंपेयर नहीं किया, क्योंकि मैं पापा के साथ कहीं पे भी जाता था ना, तो मैं ये प्रिटेंड नहीं करता था कि मैं उनका बेटा हूँ, मैं बहुत अलग ही रहता था। मुझे लाइमलाइट की ज़रूरत नहीं थी, पापा जाते थे तो मैं पापा के साथ बैठ जाता था, बट मैं मोस्टली पापा भी ये अवॉइड करते थे कि हम मोस्टली कम जगह साथ में जाएं, जैसे कोई इवेंट्स होते थे हम जाते थे, हमने सारे इवेंट्स देखे हैं साथ में, बट मुझे भी ऐसा लगता था कि यार वो पापा का ही नहीं कमाया हुआ है, पापा ने सब किया तो हम उसका फ़ायदा क्यों उठाएं। तो हमने आज तक कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाया। मैं इवेंट्स की बात करूँ, नाम की बात करूँ, तो मैंने आई थिंक पापा का नाम कभी भी यूज़ नहीं किया होगा कि मैं इनका बेटा हूँ और ये फ़ायदा उठा लूँ, या मैं कह सकते हैं ना कि शॉर्टकट ले लिया हो, कभी नहीं लिया, पापा ने कभी शॉर्टकट लेना नहीं सिखाया। तो लोग मेरे हिसाब से कंपेयर तो नहीं करते। जर्नलिज्म में आने के बाद भी कोई कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा ग्रोइंग स्टेज है, मैं जर्नलिज्म में अभी नया नया ही आया हूँ, तो ऑब्वियसली लोग को पता है कि इसको बहुत कुछ सीखना है, तो मैं धीरे धीरे सीख भी रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो अभी कोई कंपेयर नहीं करेगा और ना आगे भी कोई कंपेयर करेगा, और पापा के साथ तो मेरे हिसाब से कोई कंपेयर कर भी नहीं सकता, ना मैं अपने आप को तो करूँगा। मैं तो चाह रहा हूँ कि अगर मैं 1% भी उनके जैसा बन जाऊँ तो मैंने मेरे लिए कुछ अचीव कर लिया है। बड़े ही उसूलों वाले आदमी थे वो, मैंने जितने भी उनके इंटरव्यूज़ देखे तो वो बड़ा ही सीधा स्पष्ट बोलते थे, कोई फ़िल्टर नहीं था। लेकिन अभी के जर्नलिज्म में ऐसा देखने को नहीं मिलता। इवन मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा DD न्यूज़ पे, जिसमें उन्होंने एक बात बोली कि जो भी उनको फेम मिला आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी, उससे वो खुश नहीं थे। उन्हें बड़ा हर्ट होता था कि मैं अपने पेशे में नाकाम रहा। उनका ये था कि वो का हमेशा एक ही चीज़ रहती थी, एंड तक उन्होंने ये बोला कि भोपाल को नहीं बचा पाया, और वो जिससे फेमस हुए
तो वो उनको हर वक्त ये होता था कि यार नहीं यार ये नहीं होता, और मैं इससे नहीं पहचाना जाता रिग्रेट था। क्योंकि वो उनने बहुत कोशिश की थी, बहुत लोगों से बात की थी, गवर्नमेंट से बात की थी बहुत, कि ये नहीं हो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी भोपाल के लिए, वो आज तक जानी जाती है। तो अगर आप ये सोचो ना कि जो बंदा अपनी फैमिली को बोल रहा है कि तुम दूर जाओ, मेरे को भोपाल वालों को बचाना है, सो वो जहाँ गैस चल रही थी वो उस तरफ भग रहे थे, ऐसा नहीं कि उसके उल्टा जा रहे थे कि यार फैमिली को सेव कर लो, हमको मेरे को भोपाल बचाना है। तो वो उनके पास हमेशा रहा कि नहीं यार मैं बहुत गलत चीज़ के लिए पहचाना चाहता हूँ। 40 साल हो गए उस ट्रेजेडी को। 40 साल। 40 साल से लेकर अब तक वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर है, उसके बाद कोई नहीं हुआ। और दुर्भाग्य की बात ये है कि वो पहले से उसके लिए आगाह कर चुके थे 2.5 साल पहले उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था इस बारे उन्होंने में। लिखा था कि बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए। बचाइए। तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न रहा, क्यों नहीं सुना गया? अब वो गवर्नमेंट के भी रीजंस हो सकते हैं उसमें, उस टाइम पे तो मैं था नहीं तो मुझे रीजंस पता नहीं है, बट उनने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे, उनने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स को भी रीच आउट किया था, पब्लिकेशंस को भी रीच आउट किया था। उनने जितना चाहा कि वो हो सके, जितने कोशिश चाही कि ये नहीं हो, बट उनने बोला था कि यार ये एक दिन बहुत बड़ी चीज़ होगी, और वो हो गई। वो पता भी नहीं था कि कैसे हुआ, बट वो हो गया एक दिन। तो उन्हें बहुत माने। अब फिर इन्होंने खुद से लिखना स्टार्ट किया कि मैं खुद का पब्लिकेशन ने खोला, खुद प्रिंटिंग प्रेस खोली, खुद का अखबार खोला कि यार अगर कोई नहीं चाहता तो मैं खुद के अखबार से ही इसको लोगों तक पहुंचाऊं, यार हम इसको सबको सेव करना है। उनका पहला मकसद था कि भोपाल के लोग सेव होने चाहिए, वो सेव हो नहीं हो, बट भोपाल बचना चाहिए, क्योंकि उनने भोपाल के लिए ही किया था, लोगों के लिए किया था, 2.5 साल से लगे हुए थे उस सब प्रोसेस में। तो उनका पहला पॉइंट ये था कि मैं कैसे भी करके सिर्फ लोगों को बचाऊं, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये चीज़ हो गई तो उसकी ये बहुत बॉडी में इफेक्ट होता है। आप आज भी देख रहे होगे कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे इफेक्ट हुआ इनके बॉडीज़ में। आप पहले की फ़ोटोज़ देखो उनके, जब ट्रेजेडी हुई थी, और बाद की फ़ोटो देखो, आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, आपको खुद को बुरा लगेगा वो देखना। तो उनके मन में भी था कि नहीं यार इसको ये नहीं होना चाहिए। कोविड में उनकी डेथ हुई, हाँ, और कहीं ना कहीं रीज़न वो 40 साल पहले वाली ट्रेजेडी रही, क्योंकि वो लंग्स में जाता है, एंड कोविड भी एक ऐसी जगह पकड़ता है जो इंसान का कमज़ोर हो। तो आई थिंक पापा का लंग्स थोड़े कमज़ोर हो गए थे, तो कोविड ने भी वो उसको पकड़ लिया था, वो बॉडी में पकड़ता है कोविड। तो आई थिंक उसको बीमारी ने जो लंग्स में इफ़ेक्ट हुआ था, तो आई थिंक हम या पापा को भी नहीं पता होगा कि वो लंग्स इतने कमज़ोर हो गए होंगे उस टाइम पे, क्योंकि पापा ने भी लंग्स का ट्रीटमेंट नहीं कराया कभी। और मैंने जितना पापा को देखा है, मेरे हिसाब से पापा कभी हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए, वो फर्स्ट टाइम कोविड के उसमें एडमिट हुए थे। और मैंने 30 साल में कभी पापा को देखा नहीं कि मैं कभी पापा के लिए हॉस्पिटल गया या पापा को कुछ लगी भी है, क्योंकि पापा अपने आप में ही फिट रहते थे, अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन करके चलते थे, खाते पीते भी बहुत अच्छे तरीके से थे, उनको खाने का भी बहुत शौकीन था। तो वो उनका ये था कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँ, तो वो फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल गए थे कोविड के टाइम पे, फर्स्ट टाइम इतना लंबा एडमिट हुए थे, नहीं तो आज तक कभी हॉस्पिटल नहीं है। एक कहानी सुनी अभी रिसेंटली कि एक लड़की की शादी हो जाती है, जो कि डेट ऑफ बर्थ वो बताती है कि वो इस डिज़ास्टर से पहले पैदा हुई थी, लेकिन उसके पति को बाद में पता चलता है कि ये 1 साल बाद पैदा हुई, तो उसका डिवोर्स हो जाता है। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ चलती हैं। तो और एक कहानी ये थी कि जैसे जो उनको मुआवजा मिलता है लोगों को, वो मुआवजा कैब के जो किराया है उससे कम मिलता है। तो आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा हुआ इतना ज़्यादा लिखने का, इतना ज़्यादा करने का, कि क्योंकि बेनिफिट्स तो मिल नहीं रहे हैं? नहीं मिल रहा। पापा ने बहुत फाइट की इसके लिए, पापा ने बहुत लोगों से बात भी की थी। हर साल जो एनिवर्सरी आती है इनकी, जो हर साल उसमें भी मुद्दे उठाए जाते हैं, पापा ने बहुत लिखा है इसके बारे में। अब वो कितना इफेक्ट हुआ है वो तो मुझे अभी नहीं पता इस बारे में, बट इतना है कि वो हमेशा लिखते तो रहते थे कि यार भोपाल गैस के लिए तो लिखते थे, लोगों को पापा मिलने भी जाते थे। पापा का रूटीन था, पापा हर वक्त महीने में 1 बार गए या 2 बार गए, वो उस जगह जाते थे कि जहाँ पे वो हुआ था, पापा उनके लोगों से मिलते थे। पापा तो उनके से जाके बैठते थे, बात करते थे, उनके दुख सुनते थे। जितनी मदद पापा को करते बने लोगों की, पापा ने की। पापा ने बोला जितना मेरे में हाथ में होगा मैं करूँगा। तो वो लोगों से जाके पूछते थे, अभी भी बात करते थे। रिसेंटली भी कोविड के पहले भी उन्होंने जाके बात की है लोगों से। जाते थे वो बस्ती में, वो सोसाइटी में जाते थे, लोगों को वो पापा उन लोगों को अपना मानते थे, वो लोग भी पापा को अपना मानते थे, क्योंकि उनको पता था कि कोई है जो फाइट कर रहा है, जो एंड तक फाइट करता रहा लोगों के लिए। तो अब पापा ने जितना बोला, जितना मुझसे करते बनेगा, जितने मेरे हाथ में रहेगा वो मैं करूँगा, तो पापा ने उतना तो किया है।
अब जैसे आपने शादी का बताया कि हस्बैंड को बाद में पता चला, मेरे पास एक इंसिडेंट है जी। कि जो फैक्ट्री के पास एक ग्राउंड है, अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे ग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो वो पापा ने वीडियो बनाया था। तो पापा ने उन बच्चों से पूछा था कि तुमको पता है कि तुम क्या खेल रहे हो, किस ज़मीन में खेल रहे हो? बच्चों को नहीं पता था। तो वो छोटे छोटे बच्चे थे, तो पापा ने उनको पूरा बताया उन बच्चों को कि तुम एक ऐसी ज़मीन पे खेलो जो तुम्हारी बॉडी में इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो अभी भी है ना वहाँ पे डिसीज़। ग्राउंड में होगी, बच्चे खेलते थे, पानी छूटता था, तो छोटे छोटे बच्चे थे। तो पापा ने उनको समझाया, तो बच्चों ने भी उनको थैंक्स बोला, पापा को समझ। तो बच्चों ने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि नहीं यार, हम बहुत गलत जगह खेलते थे। तो पापा का ये था कि जितने लोग बच सकें उससे, बच्चे हो चाहे वो हो, पापा उनको बचाने की कोशिश करते थे, हमेशा करा है। जब डिज़ास्टर हो गया, पहले तो किसी ने नहीं सुना, जब डिज़ास्टर हो गया तो अचानक से राजकुमार केसवानी लोगों ने हीरो बना दिया, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। मतलब जो कल्प्रिट था उसको इंडिया बुलाया गया और रातों रात उसको एक फ़ोन आता है और उसे वापस दिल्ली बुला लिया जाता है और भगा दिया जाता है। तो जब ये हो गया, तब तक तो उसके पहले तो पापा को कोई पूछ नहीं रहा था कि पापा ने 2.5 साल बहुत किया, बहुत मेहनत की, लोगों तक पहुंचाई चीज़ें, गवर्नमेंट तक पहुंचाई, तो तब तक तो किसी ने साथ नहीं दिया। अब जिस दिन ये हो गया, उसके अगले दिन सब पापा को ढूंढ रहे थे कि यार ये बंदे को बुलाओ। इंडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया भी ढूंढ रहा था। तो पापा भी सोच रहे थे कि मेरे को क्यों बुला रहे हैं। तो अब जैसे पापा के दोस्त लोग बताते हैं, पुराने जो साथ में रहते थे, उन्होंने बोला था कि यार वो सोसाइटी हमारी ऐसी हो गई थी, इतने लोग पहुंच गए थे कि ये है कौन बंदा, इसको ढूंढो, हमको इससे बात करनी है। तो पापा के माइंड में कम से कम ये रहता था अभी पहले भी कि यार ये पहले हो जाते, पहले मेरे से पूछ लेते तो हम इस चीज़ को रोक सकते थे। अब होने के बाद पूछना तो कोई, अब तो हो चुका, अब रोकेंगे कैसे? अब तो हो गया जो होना था। अगर पहले पूछ लेते, पहले पापा का कोई साथ दे देता इस चीज़ में, तो हो सकता है ये रुक जाती चीज़। लेकिन जो कल्प्रिट को भगा दिया गया, उस पर क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? आपको कभी नहीं, तो वो पापा ने तो उसके लिए भी फाइट की। पापा तो चाहते नहीं थे कि वो भगे, इतना नुकसान हुआ है तो वो तो ये भी नहीं चाहेंगे ना कि जो नुकसान करके गया उसको हम ऐसे ही छोड़ दें। उन्होंने तो एंड तक रोका। अगर आपने देखा होगा अभी द रेलवे मैन एक आई थी वेब सीरीज में, देखा होगा तो जर्नलिस्ट संजीव, जो हिंदुजा सर ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, वो भी जर्नलिस्ट ही है ना, जो एंड तक जाके फोटोज़ देखता है। आपने देखा होगा उसके आँख में एक आंसू आता जाता, जब वो ऊपर जाती फ्लाइट, जब वो चले जाता है, वो आंसू पापा के में भी थे, पापा के में भी था पूरे दिन की, यार ये चले कैसे गया, कैसे जाने दिया, क्योंकि वो लोग हैं अपने, तो सब दर्द भी अपना ही था जितने भी थे। अगर आज के टाइम पे होता है ऐसा कुछ, तो आपको क्या लगता है क्या होता? आज के टाइम पे होता तो फिर मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि वो बंदा भाग सकता है इंडिया के। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ना ये रीज़न रहा हो कि 2 महीने पहले इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट कर दिया गया था और राजीव गांधी नए थे, उनको कुछ पता नहीं था, ये हो सकता है मे बी। बट हाँ, आपने जैसे मेरे से पूछा आज के टाइम पे अगर हो, तो पहले से कंपेयर में आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। लोग भी बदल गए हैं, लोग भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। गवर्नमेंट तो एक्टिव है ही, यही आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट है। अब ये सिचुएशन है कि गवर्नमेंट बहुत फास्ट एक्टिव हो गई है, हर चीज़ फास्ट हो रही है। तो अब अगर ऐसा इंसिडेंट होता, पहली चीज़ तो अब ऐसी परमिशंस मिल भी नहीं रही होंगी आज के टाइम पे कि ऐसी इंडस्ट्री आ जाए, वो भी सिटी के बीचों बीच आ जाए। तो पहली चीज़ तो वो, पहले रूल्स एंड रेगुलेशन सब चेंज हो गए होंगे, तो अब तो वो परमिशन नहीं मिल रही। बट अगर वो चीज़ अब हो रही होती तो मैं आपको तो गारंटी के तौर पे कहता कि बंदा बाहर नहीं जा सकता, लिटरली। और आप देश की बात करो, मैं तो कहता भोपाल के बाहर नहीं जा पाता। हाँ। इतना फास्ट प्रोसेस हो गया अब के टाइम पे गवर्नमेंट में, या अब बंदा नहीं छूट सकता आपसे, ये तो है। तो कहीं ना कहीं हम जैसे अभी हर चीज़ के लिए मीडिया को दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन उस वक्त मीडिया ने अपना पूरा काम किया, मीडिया ने पूरा काम किया, गवर्नमेंट ने नहीं किया। मीडिया ने तो पूरा काम किया। मैं मीडिया के लिए नहीं कहूँगा, मीडिया ने बहुत मेहनत की, बहुत हाईलाइट किया। आप ये कह सकते हैं कि मीडिया ने, जैसे पापा हैं, होने के बाद हुआ सब कुछ, बट मीडिया ने पापा का साथ दिया। उसके बाद तो आवाज़ पहुंची हर जगह पापा की। पापा इंडिया नहीं, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स वगैरह ने पापा के आर्टिकल्स छापे, बाइट्स हुई, पापा ने जितना बताना चाहे बताया। तो कह सकते हैं कि मीडिया तो बहुत एक्टिव थी उस टाइम पे। और मीडिया का ये था कि एक हमारा बंदा है, मीडिया पर्सन फील्ड का है, तो हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद तो मीडिया ने पूरा फुल सपोर्ट किया।
मीडिया के तौर पे तो आप नहीं कह सकते कि मीडिया पीछे थी उस टाइम पे, मीडिया फुल सपोर्ट में थी। तो आपकी फैमिली में तो 3 जनरेशन से आप मीडिया और जर्नलिज्म देख रहे हैं, तो जर्नलिज्म कैसे चेंज हुआ है आपके सामने सामने? मेरे सामने सामने जर्नलिज्म का पॉइंट देखा जाए तो अब चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। अगर जर्नलिज्म देखें तो अब तो सोशल मीडिया भी आ गया है। पहले जर्नलिज्म का एक अलग दौर होता था कि माने एक स्ट्रिक्ट चीज़ें होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पहले अलग हुआ करती थी, लोगों से बातचीत पहले अलग हुआ करती थी। अब आज के तौर पे अगर आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाओगे तो आपको जर्नलिस्ट से पहले इन्फ्लुएंस बैठे मिलेंगे। आजकल इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना आ गया है। तो कोई भी अगर आप बात करना चाहो कि यार मीडिया को रीच आउट करना है, तो लोग मीडिया प्रिंट तो ठीक है, प्रिंट हो गया, डिजिटल हो गया, वो है। अब लोगों को ये देखना है कि हमारे रील्स में कितने व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये एक चेंज आ गया है। पहले ये सब कुछ नहीं था। पहले जो लिख दिया आपने लिख दिया, वो आप बदल नहीं सकते। एंड आज के जनरेशन में हो गया कि मैं फॉर एग्जांपल किसी इंटरव्यू की बात कर लेता हूँ आपसे कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, XYZ किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ आपको जर्नलिस्ट भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट भी मिलेगा। अब आपको इन्फ्लुएंसर्स भी मिल रहे हैं, पहले इन्फ्लुएंसर्स नहीं मिल रहे थे। अब आपने देखा मोस्टली रील्स का ज़माना आ गया है, तो इंटरव्यूज़ तो सब हो गए, बट जो जिसका आप इंटरव्यू करने जा रहे हो, जो सेलिब्रिटी हो या जो भी गेस्ट हो, उसको आजकल रील्स में भी इंटरेस्ट है कि हम वो भी करें, क्योंकि उनको है कि हमको पब्लिक के सामने अब आना है। तो वो अपनी बातें आप किसी भी जरिए के थ्रू कर सकते हैं, चाहे प्रिंट के थ्रू कर लिया, चाहे आपने डिजिटल के थ्रू कर लिया, या आपने रील्स के थ्रू कर लिया, या बस ये है कि हमको मैसेज पहुंचाना है कि ऑडियंस उनको क्यों देखना चाहे, ऑडियंस उनको क्यों पसंद करे। तो ये चेंजेस आ गए हैं इंडस्ट्री में। जैसे आपने कहा कि जर्नलिस्ट से पहले इन्फ्लुएंसर पहुंचे होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद लोगों को अब मीडिया पे उतना भरोसा नहीं है, इसलिए जर्नलिज्म की जगह इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा वो मिलता है? और पॉडकास्ट भी अगर आप देखें, शायद इसी वजह से लोग ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि न्यूज़ चैनल से भरोसा उठ गया है। नहीं, मैं क्या ये तो नहीं कहूँगा कि भरोसा उठ गया है। अभी भी लोगों को मीडिया पे तो फुल भरोसा है। उनको ये भी पता है कि हमको सही चीज़ बताएंगे। पुराने लोगों को अगर आप अभी भी देख लो तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टीवी इंडस्ट्री हो गई, अब आ गया OTT प्लेटफॉर्म, बट आपने देखा कि जो पुराने जनरेशन से वो अभी भी टीवी सीरियल्स देख रहे हैं। वो ये नहीं कि वो OTT पे आके वेब सीरीज़ देख रहे हैं या OTT पे रिकॉर्ड हो गया हम बाद में देख लेंगे। तो ऐसे मीडिया का भी है। जो पहले जनरेशन्स के हैं घर में, जैसे अंकल आंटीज़ हो गए या उनके भी पेरेंट्स हो गए या उनके चाइल्ड हो गए जो अभी बड़े हैं, मैंने घर में एक छोटा बड़ा होता है तो बड़ा वाला, तो कोशिश ये होगी कि आज भी सबके घर में न्यूज़पेपर आपको मिलेगा ही मिलेगा। बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ें वो ठीक है, वो डिजिटल पढ़ लें, बट पेरेंट्स आज भी अगर चाय पियेंगे तो न्यूज़पेपर के बिना नहीं पढ़ेंगे। तो वो न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमको भरोसा है मीडिया पे। नहीं तो आज की डेट में भी आपके पास तो मोबाइल है, मोबाइल से आप पढ़ सकते हो, मोबाइल में आपके सब चीज़ आ जाती है, आप सब कुछ मोबाइल से पढ़ सकते हो, बट लोग अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं तो अभी भी मुझे है कि उनको मीडिया पे तो भरोसा है, वो मीडिया पे से तो अलग नहीं कर सकते। नहीं, बस जैसे अब अगर आप न्यूज़ चैनल देखो तो वो लोग ये तो छाप देंगे कि एलविश यादव ने क्या खाया। और अभी जो लद्दाख के हालात हैं, आप देख रहे हैं कि वो लोग दिल्ली भी आए, लद्दाख से बहुत सारे लोग पैदल यात्रा करके आए, उनको आते ही पुलिस धर लेती है और वो नहीं दिखाया जाता है। अब वो भी है कि उसमें क्या कहें, जैसे आपने एलविश का लिया, अब ये भी है कि मीडिया भी ये सोच रही होगी कि लोगों को देखना क्या पसंद है। एलविश है, एलविश आज की डेट में एक अच्छा नाम हो गया यूथ में, लोग पहचानते हैं उसको। तो हो सकता है न्यूज़ जिसने भी दिखाया हो, XYZ न्यूज़ ने, वो ये सोचा हो कि यार इससे मेरे को यंगर्स की व्यूअरशिप मिल जाए। तो बट बात तो वही आ गई ना, हम तो न्यूज़ इसलिए देखते हैं कि हमें जेन्युइन और अच्छी न्यूज़ देखने को मिले, जिससे हम जो हमारे घर के बच्चे हैं वो इन्फ्लुएंस हों। लाइक लद्दाख में जो मोमेंट चल रहा है अभी, वो काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग है अगर उसको अच्छे से कवर किया जाए। अब देखिए वो मीडिया है, मीडिया 2 तरीके की होती हैं या 3 तरीके की भी होती हैं। जितना मैंने अभी तक देखा है, क्योंकि मैंने मीडिया मैं बताऊं तो मैं भी न्यूज़ चैनल्स नहीं देखता था। जब तक मैं HR में था मैंने कुछ नहीं किया। मैंने न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता था। मैं न्यूज़पेपर लाता था तो मैंने पढ़ा हटाया, मैं भी इतनी नहीं पढ़ता था। जब से मैं जर्नलिज्म में आया हूँ तब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। देखा जाए तो पिछले 4-5 साल में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। आज भी मैं अगर न्यूज़पेपर खोलता हूँ तो मैं ये चेक करता हूँ कि हमारी न्यूज़ में क्या अलग चीज़ है और हमारे कॉम्पिटिटर में क्या अलग चीज़ है, हमने क्या लिखा है, उसने क्या लिखा है। तो ऐसे डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स भी हैं जो डिफरेंट चीज़ें अलग अलग एंगल से दिखाएंगे। ज़रूरी नहीं है सभी एक ही एंगल से दिखा दें, सबका ज़रिया अलग रहता है दिखाने का लोगों को। अब देखते हैं किस हिसाब से उन्होंने दिखाया होगा। मैं अभी कुछ दिन पहले एक सीरीज़ देख रही थी, ABP न्यूज़ पे आई थी, प्रधानमंत्री, आपने शायद देखी हो, कुछ 25 के आसपास एपिसोड थे उसमें मतलब
अब तक जो भी हुआ है देश में, आज़ादी से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री बदले, जो भी, बड़ा ही एक अच्छा विश्लेषण था उसमें। उसमें बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन है। लेकिन अभी की मीडिया वो नहीं करती है, वो कहीं ना कहीं लेफ्ट और राइट रहते हैं। आप मानो इस बात को? मैं कैसे बोलूँ इस बारे में मैंने तो ऐसा भी देखा नहीं है, जितना मैं अपने करियर में हूँ मैंने तो इतना देखा नहीं है। एंड देखा जाए तो मेरा फील्ड ही एक अलग है, मैं एंटरटेनमेंट का हूँ। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं मेरे फील्ड में ही रहूँ, मैं ना इधर जाऊँ ना उधर जाऊँ। तो मैं कोशिश करता हूँ मैंने जो फील्ड ली है मैं उसी फील्ड पे ही चलते रहूँ। तो मैंने इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया है। जैसे आपने कहा आप एंटरटेनमेंट में है, लेकिन एंटरटेनमेंट में क्या होता था पहले कि कौन सेलिब्रिटी कहाँ आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या शूट चल रहा है, वो एक जर्नलिस्ट का काम होता था। बट अभी तो रील्स की वजह से सेलिब्रिटी खुद ही डाल देता है। हाँ, तो आपका काम आसान हुआ है या मुश्किल हुआ है? नहीं, तो हमारा काम आसान तो हो गया है। पहले हमको रिसर्च करना पड़ता था कि यार ये शूट हो रहा है, कितने दिन का हो रहा है। अब क्या होता है कि वो शूट होने के पहले ही पता चल जाता है कि सोशल मीडिया है, या तो प्रोडक्शन हाउस डाल देगा उस बारे में डिटेल्स, या तो खुद एक्टर्स ही डाल देंगे कि हम कुछ दिन बाद यहाँ आने वाले हैं। एक रीच आसान हो गई है उनको ढूंढने की। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले आपको बहुत काम करना पड़ता था इस बारे में। आपको देखना पड़ता था कितने दिन का शूट है, आपको ये रीच आउट करना पड़ता था कौन कौन एक्टर्स आएंगे, क्योंकि पहले के शूट्स अलग तरीके से होते थे, टेक्नोलॉजी अलग होती थी, लाइव शूट्स इतने ज़्यादा नहीं होते थे। अब आप देखेंगे कि लाइव शूट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोग पहले स्टूडियोज़ में ज़्यादा शूट करते थे, अब लाइव लोकेशन पे ज़्यादा शूट्स हो रहे हैं। और इसका एक ज़रिया ये भी कहूँगा कि मैं पब्लिक को भी इसका करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक भी अब अवेयर हो गई है। पहले पब्लिक शूट देखती थी तो भीड़ लग जाती थी, बट अब पब्लिक भी इतना अवेयर हो गई कि नहीं यार, दे आर डूइंग देयर जॉब, तो उनको उनका काम करने दो। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है कि लाइव शूट्स बढ़ गए हैं, इससे चीज़ें और आसान हो गई हैं, लोगों को अब असली देखने को मिल रहा है। कोई भी अगर आप मूवी में शूट करोगे तो सामने ये पहचान सकता है कि नहीं यार ये यहाँ का है। पहले तो हम स्टूडियोज़ में शूट कर लेते थे, बट आपने जो बोला कि वो सोशल मीडिया से आसानी होगी, हाँ वो हमारे लिए आसानी हो गई है कि वो पहले ही हमको अपडेट मिल जाता है। कि अब आप अभी देख रहे होंगे तो कि कोई फिल्म्स आती है, पहले फिल्म्स आती थी तो पहले ना टीज़र हुआ करता था, ना शॉर्ट वीडियोस हुआ करते थे, ना इतने पोस्टर्स आते थे। अभी आप देखो फिल्म रिलीज़ होने में 30 डेज़ है, आज से अगर 30 दिन हम लेते हैं तो उसका एक टीज़र भी आता है, उसका एक ट्रेलर भी आता है, इस दिन में उसके डिफरेंट पोस्टर्स भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में आपको हर 2-3 दिन में एक्टिव होना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ डाल दी, आप 10 दिन तक बैठ गए, आपको उसमें डे टू डे एक्टिव होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप भी सोशल मीडिया में पीछे हो जाओगे। तो ये एक ज़रिया आसान हो गई है कि यार हमको पता है कि हम कौन सी पिक्चर किस दिन आ रही है, और अगर आ भी रही है तो उसके 2 दिन पहले भी अपडेट मिल जाता है। तो आज की चीज़ में कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का रिमाइंडर टाइप का हो गया है, लोग को रिमाइंड करता है कि ये चीज़ अब आने वाली है। पहले लोग रिमाइंडर के तौर पे अपने मोबाइल में सेव करते थे कि हमको फैमिली के साथ फिल्म देखने जाना है। फॉर एग्जांपल 26 को कोई फिल्म रिलीज़ हो रही है, फैमिली का प्लान बन गया, तो लोगों ने बोला कि हम रिमाइंडर डाल देते हैं मोबाइल में, उन्हें डाले। बट आज की डेट में अगर आपको 26 को फिल्म डालनी है तो लोग तक 24 तक पहले ही पहुँच जाता है कि यार फिल्म आ रही है, क्योंकि प्रमोशन आसान हो गया सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये एक चेंज आया है। सेलिब्रिटीज़ की अगर बात करें, पहले होते थे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये बड़े बड़े लोग। अभी भी हैं। नहीं, आपको ये लगता था कि हाँ इनका इंटरव्यू छापना है, ये इफ़ेक्टिव है। लेकिन अभी तो वड़ा पाव बेचने वाले भी सेलिब्रिटी हो गए हैं। क्या वो प्रेशर बनता है कि यार जो लोग देखना चाहते हैं, जैसे उनकी रील बहुत वायरल हुई, जो वड़ा पाव हो या फिर एलविश यादव हो, ये 2-4 लोग जो हैं, बड़ा ही कंट्रोवर्सी भी चलती रहती है, रील भी चलती रहती है। तो प्रेशर रहता है? नहीं, प्रेशर बिल्कुल नहीं रहता। आपके ऊपर है आपको इंटरव्यू करना है कि नहीं करना है। पहली चीज़, प्रेशर बहुत फ्री प्रेशर रहता है काम करने का। आप प्रेशर आपके ऊपर, आप डिपेंड कर लो प्रेशर कि आपको करना है कि नहीं करना है। अगर आपको करना है तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, आपको नहीं करना है तो नहीं करना पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर्स बढ़ गए, इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स बढ़ गए, लोग देखते भी हैं, उनकी वीडियोज़ भी बनते हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। आप अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करो, उनसे बातें करो। अब जैसे आपने फॉर एग्जांपल एलविश की बात की, एलविश का है, लोग उसको फॉलो करते हैं, वो जहाँ भी जाता है उसका एक प्रेजेंस रहता है, लोग खड़े होकर देखते हैं उसको कि एलविश निकल रहा है। सो आपके ऊपर है, इफ़ यू वांट टू गो फॉर द इंटरव्यू एलविश, आप एलविश से बात कर सकते हो। उसमें ये नहीं है कि आपको कंट्रोवर्सी निकले, हो सकता है आपको कोई अच्छी चीज़ भी निकल जाए इसके बारे में जो आज तक लोगों को नहीं पता। तो इसमें प्रेशर नहीं है। अब बस ये है कि आप उससे क्या निकलवा सकते हो, या एक चीज़ ये रहता है कि लोगों को जो नहीं पता, जो नया है वो आपको करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल जो छप गया है या जो आ गया है आप वो इंटरव्यू में वही लेके आ रहे हो, आप इंटरव्यू करो, उसको मैं प्रेशर नहीं बोलूँगा, इसको आप अपने आप में एक टास्क कह सकते हैं कि यार आप अलग चीज़ क्या लेके आ रहे हो। बट ऐसा नहीं होता कभी कि टीआरपी के चक्कर में ट्रेंडिंग टॉपिक उठाना पड़ता हो या ट्रेंडिंग पर्सन का इंटरव्यू करना पड़ता हो? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है हमारे इसमें टीआरपी को लेके तो कुछ नहीं होगा। हाँ ये है कि वो हाईलाइट चल रहा है, अभी चल रहा है, ज़माने में है, दिख रहा है, बिक रहा है, आप ये कह सकते हो कि हम उसका इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि यार सब लग गए हैं तो कर लो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि कभी भी हम इंटरव्यूज़ करते हैं या मैं मेरे एडिटर या मेरे बॉस से जब डिस्कस करता हूँ तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम नया क्या निकालें जो पब्लिक को नहीं पता, जो लोगों ने नहीं पढ़ा। तो हमारे इंटरव्यूज़ में यही चीज़ होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक कैरेक्टर हम ले लें, अब एक बंदा कैरेक्टर कर रहा है तो उसके पीछे की मेहनत तो लोगों को नहीं पता ना, उसने कितनी मेहनत की होगी। हो सकता है किसी ने क्रैक कर ली हो वो चीज़, तो अब वही चीज़ आपको दूसरे तरीके से बतानी पब्लिक को, तो आप उस कैरेक्टर में क्या निकाल सकते हो। तो ये एक टास्क है, ये नहीं कह सकते प्रेशर है, बट एक टास्क है और ये करने में मज़ा भी आता है। आपको लगता है कि आपने कुछ नई चीज़ निकाली है, अगर आपने अपने उसमें नई चीज़ लगा ली तो आपने भी अचीव किया है। ये है, इसको आप प्रेशर नहीं कह सकते, इसको टास्क वर्ड कह सकते हैं, ये टास्क है। बट जैसे अभी रील्स का बहुत बूम है, ई पेपर आता है, सब कुछ है, लेकिन प्रिंट मीडिया धीरे धीरे, आपको नहीं लगता कि डाउनफॉल? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा डाउनफॉल। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ जी। फॉर एग्जांपल हम किसी भी XYZ का ले लें इंटरव्यू, जितना मैं एंटरटेनमेंट को बताता हूँ, मैं दूसरी फील्ड का तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैंने दूसरी फील्ड में काम नहीं किया, बट मैं एंटरटेनमेंट का बताऊँगा। आज भी अगर आप किसी सेलिब्रिटी से मिलते हो या कोई भी गेस्ट से आप बात करने जाते हो ना, वो उसका पहला प्रेफरेंस प्रिंट होता है। ओह, प्रिंट होता है, वो पहले ये पूछता है कि ये प्रिंट है कि डिजिटल है। ओके। इसकी दो वे हो सकते हैं। तो उसका अगर आपने बोला ये प्रिंट है, वो प्रिंट में बात करने के लिए अभी भी इंटरेस्ट दिखाते हैं। आई नो रील्स का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, रील्स में बोलते हैं कि हमारे इतने मिलियंस हो गए, इतने व्यूज़ मिल गए, बट आज भी एक्टर्स और सबका प्रेफरेंस प्रिंट है। वो चाहते हैं कि प्रिंट में उनके इंटरव्यूज़ आएँ, उनको भी पता है कि प्रिंट एक लार्जर ज़रिया है सबके घर तक पहुँचने का। आप मोबाइल के थ्रू सबके घर में पहुँच रहे हो सकता है कि आप सिर्फ यंग जनरेशन के पास पहुँच रहे हो, उनके पेरेंट्स पढ़ ही नहीं सकते, बट अगर न्यूज़पेपर में आपका कुछ छपता है, आर्टिकल छपता है, तो घर में सब पढ़ सकते हैं ना। अभी आपकी अगर मॉम है, मॉम अगर सोशल मीडिया एक्टिव नहीं होंगी तो उनको कैसे पता चलेगा कि यार ये मेरी टीवी एक्ट्रेस है, ये क्या समझती है, क्या करती है, कैसे जीती है, तो वो तो प्रिंट ही बता पाएगा ना। अगर वो उनकी फेवरेट एक्ट्रेस का इंटरव्यू प्रिंट में छप गया, उनने पढ़ा, तो वो तो जानेंगे नहीं यार इसका बैकग्राउंड ये है। तो प्रिंट का फ़ायदा अभी भी ये है कि वो हर घर तक पहुंच रहा है, हर घर तक उसकी आर्टिकल्स लोग पढ़ते हैं। तो मैंने जितना एंटरटेनमेंट अभी भी देखा है, लोगों की प्रेफरेंस प्रिंट से तो नहीं हटी है, उनको प्रिंट तो चाहिए, पहला प्रेफरेंस प्रिंट है। और ऐसा भी नहीं है कि वो आप प्रिंट से हो, आप डिजिटल से हो, तो वो थोड़ा अलग करेंगे, सेम ही रहेंगे। उनको पता है ये डिजिटल है, ये प्रिंट है, वो दोनों को सेम ही रखेंगे। बट एक चीज़ अच्छी लगती है कि प्रिंट तो उनके लिए मेन है। पहले एक्चुअली बहुत होता था ना, बड़ी बात होती थी कि अखबार में नाम आ गया। हाँ, अभी क्या था, इसने स्टोरी शेयर कर दी, तो वो डिफरेंस कहीं ना कहीं मुझे लगता है। हाँ वो है। पहले एक बार अखबार में नाम लाना ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती थी, एक प्राउड मोमेंट हो जाता था। तो मेरे साथ तो अभी हुआ, जैसे मैं आपको पहला बताऊं, जब मेरा पहला आर्टिकल छपा तो मेरे लिए तो, मैं तो अभी नया नया हूँ, तो मेरा जब नाम आया, भले इस वक्त नाम आया, बट एक खुशी तो होती ना कि यार नाम आ गया। अब दूसरी खुशी ये होने लगी है कि आपकी मेहनत हो गई, आपने वो स्टार को भेज दिया, एक तो आपका नाम तो आ गया, बट अब खुशी ये भी होती है उस स्टार ने भी आपका इंटरव्यू सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया, माने और भी लोगों ने देखा उसके ज़रिए। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि पहले एक नाम छपना होता था, अच्छा लगता था, अब ये होता है कि यार वो शेयर करना अच्छा होता है। तो ये आप कह सकते हैं कि आज की डेट में शेयर एक वर्ड आ गया है नाम छपने की जगह, कि आप हमारी चीज़ें शेयर हो जाएं। एक वर्ड है पीआर। मुझे ज़रा एक्सप्लेन करो कि पीआर के चक्कर में झूठी खबरें छपती हैं? नहीं, हमने तो कभी नहीं छापी, मैंने तो कभी झूठी नहीं छापी। खबरें आती हैं, हम रोक देते हैं। ओह, खबरें इन द सेंस ऐसा पब्लिसिटी खबरें नहीं आएंगी, बट जब तक वो जेन्युइन हम चेक नहीं कर लें, लोगों से हम बात नहीं कर लें, या हम 4 जगह नहीं पूछ लें, हम वो खबर नहीं लेंगे। तो हमको हमारे सोर्सेज चैनल्स होते हैं, हमारे रिपोर्टर्स होते हैं, सिटी रिपोर्टर्स होते हैं, जब तक उनसे कंफर्मेशन हमको नहीं मिल जाती, हम बिना उसके नहीं जाते हैं। पीआर हमको भी कॉपीज़ भेजती है, हमारे पास भी न्यूज़ आती है, पूरी अच्छी कॉपी आती है,
आप पढ़ोगे तो लगेगा कि नहीं हाँ बंदा ही बोल रहा है सामने से, बट हम उसको इसलिए नहीं लेते कि यार कंफर्म कैसे करेंगे, हो सकता है ये अगर हमने गलत छाप दी तो हमारा इम्प्रेशन ख़राब हो जाए। तो जब तक हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते, कंफर्म नहीं हो जाते, हम नहीं छापते। पीआर का काम होता है कि पीआर का कहने का ये है कि हमने छाप दिया तो उनके में काउंट बढ़ता है, उनके काम में काउंट बढ़ता है, बट हमारा मोटिव ये रहता है कि यार हम जब तक हम कंफर्म नहीं करें उसको नहीं लेना चाहिए। आप उसको कंफर्म करो, आप 4 बार करो, थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे को पता है लाइव सिचुएशन में चल रहे हो, आपको दूसरे कॉम्पिटिटर से पहले करना है कि यार ये हमको छापना है, बट आप ये कोशिश करो ना उसी टाइम पीरियड में आप कंफर्म कर लो। तो मेरा कहने का ये है कि पीआर आपको भेजेगा, आपको सब चीज़ भेजेगा, आपको कंफर्म करने के बाद उसको लेना चाहिए। जब तक आप कंफर्म नहीं करोगे, आपकी ड्यूटी है कंफर्म करना। उसने तो आपको न्यूज़ भेज दी भाई, ये पहला आपका राइट है, पहला आपका ड्यूटी है कि आप इसको कंफर्म करो। जब तक आपको लगे कि ये वैलिड नहीं है आप उसको बिल्कुल मत लो, हम तो नहीं लेते। और मैंने ये प्रैक्टिस करके रखी है कि मेरे पास खबरें आएंगी, बट मैं जब तक 4 जगह से बात नहीं करूँगा, मेरे रिपोर्टर्स इसको ओके नहीं बोलेंगे, या मैं मेरे एडिटर्स या मेरे बॉस से डिस्कस करे बिना नहीं यूज़ कर सकता उसको। मैं आज भी ये प्रैक्टिस रखता हूँ। मैं आज भी अगर कोई न्यूज़ बनाता हूँ तो मैं मेरे सबसे पहले 4 लोग से कंफर्म करूँगा, मैं मेरे बॉस से कंफर्म करूँगा, उनको पढ़ाऊँगा। मैं आज की डेट में कोई भी मेरा इंटरव्यू या कोई भी आर्टिकल बिना बॉस को किए पब्लिश नहीं करता। हमारे पास राइट्स हैं, आप कर सकते हो, आप करते हो, बट नहीं, जब तक हमारा बॉस एक एक लाइन नहीं पढ़ ले हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते। उनको लगे कि ये चेंज करना है, हम चेंज भी करेंगे, क्योंकि उनने हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया, उनने हमसे ज़्यादा देखा है जर्नलिज्म। तो वो ऑलरेडी एक एडिटर लेवल पे बैठे हैं, तो उनने बहुत ज़्यादा ही देखा है, तो हम बिना कंफर्मेशन के नहीं लेते। अभी भोपाल में रिसेंटली कुछ 3-4 सालों में बहुत सारी मूवीज़ शूट हुई हैं। बहुत। आपको क्या लगता है क्या रीज़न है एकदम से भोपाल इतना लाइमलाइट में कैसे आ गया? खूबसूरत है भोपाल, तो नहीं कहूँगा अकेले, बट मध्य प्रदेश कह सकते हैं। आप देख लो कोई सी बड़ी बजट फिल्म उठा लो, स्त्री 2 सब भोपाल में शूट हुआ है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स यहाँ के शूट कर रहे हैं। पहली चीज़ मैं बताऊँगा, यहाँ पे गवर्नमेंट अच्छा सपोर्ट करती है, MP टूज़ में अच्छा सपोर्ट करती है प्रोडक्शन हाउस को, सब साथ में मिलके काम करते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ के लोकेशंस मिल जाते हैं जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को चाहिए, अच्छे लोकेशंस मिलते हैं। आप कितने बड़े स्टार को यहाँ पे ले आओ, जितना भी बड़ा स्टार हो जाए कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि इतना क्राउडेड एरिया होने के बाद भी शूट जो है बहुत स्मूथ हो जाता है, क्योंकि अब लोगों को भी पता चल गया कि हमने देख लिया है, लोगों को भी पता चल रहा है कि ये लोग अपना काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग अपना काम करते हैं, ये भी उनकी ड्यूटी है, ये भी वो काम कर रहे हैं, ये भी उनका वर्क है। तो पब्लिक भी अब इतने सालों में एक्टिव हो गई है कि काम करने दो। तो ये चीज़ आई थिंक मेरे हिसाब से ये है कि इसलिए भोपाल में शूट हो रहा है। पहली चीज़ तो गवर्नमेंट सपोर्टिव है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को। कोशिश भी ये रहती है गवर्नमेंट की, आपने अगर यहाँ शूट किया है तो उसका प्रीमियर आप यहाँ रखें, आप लोगों को दिखाओ कि हमारे शहर में शूट हुई है। तो अब प्रीमियर्स आने लग गए हैं, पहले प्रीमियर्स नहीं आते थे, पहले ये लोग शूट करके चले जाते थे, आ जाता था कि भोपाल MP में शूट हुआ है, लोकेशंस दिख जाती थी, लोग पहचान लेते थे। बट अब ये कल्चर भी आ गया है कि आप जैसे भोपाल में शूट हो रहा है तो गवर्नमेंट चाहती है कि यार आप आके यहाँ के लोगों को फिल्म दिखाओ, पहले भोपाल के लोग देखें कि यार ये शूट हुआ है, ये अच्छी चीज़ है। तो भोपाल तो हब बन ही गया है, बहुत हब बन गया है। और भोपाल में आई थिंक पहले तो लोकेशंस कम हुआ करती थी, बट अब 3-4 साल का कंपेयर देख लें, बहुत लोकेशंस हो गई हैं। पंचायत जैसी वेब सीरीज, गुल्लक, अभी लापता लेडीज़, मैंने एक अच्छी फिल्म्स हैं जो एक पूरा आ गया है लाइमलाइट में, बड़ा से बड़ा प्रोडक्शन हाउस यहाँ शूट करना चाहता है। आप एक एग्जांपल डंकी का ले सकते हैं, शाहरुख की फिल्म, ठीक है। आप बहुत सारी फिल्म्स हैं जो बड़े बैनर की हैं, धर्मा प्रोडक्शंस की बहुत फिल्म शूट हुई हैं यहाँ पे। तो अब एक हब है, अभी भी बहुत सारी बड़ी फिल्म आने वाली हैं जो शूट्स पे हैं, जो प्रोसेस में है। कोई छोटा प्रोडक्शन भी है, बड़ा प्रोडक्शन भी है। पहले ऐसा लगता था कि छोटा और मीडियम प्रोडक्शंस आ रहे हैं, अब बड़े प्रोडक्शंस भी आ रहे हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट अच्छा मिल रहा है गवर्नमेंट से। तो वो यहाँ के लोगों को कास्ट भी करते हैं, ये भी एक फायदा है। कास्ट भी करते हैं। आप देखो ना, अक्षय कुमार की सेल्फी मूवी शूट हुई थी, आप उसमें देखो कितने भोपाल के लोग थे। तो जो ने अपने आप को स्पॉट किया होगा, उसने वो फ़ोटो शेयर किए कि यार ये मैं भी हूँ, यहाँ मैं भी हूँ। तो ये भी एक अच्छा है ना कि जो जिस सिटी में आ रहा है, कास्टिंग उसकी उसी सिटी से हो रही है। ये नहीं कि आप भोपाल में आके शूट हो के आप मुंबई से गेस्ट लेके आ रहे हो, वो यहीं हो रहा है जो भी हो रहा है। तो प्रॉपर ये है कि एक वर्क कल्चर भी बढ़ गया है,
जो सही में एक्टर्स हैं, थिएटर्स करते हैं, उनको भी लगता है कि अब यहाँ आ रहा है तो हमको मौका मिल रहा है। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कास्टिंग की, जो भी कास्टिंग डायरेक्टर होता है वो कोशिश तो ये करता है कि मैं लोकल स्टार ही उठाऊँ, क्योंकि लोकल का फ्लेवर एक अलग आता है। आप बाहर से लेके आओगे उसका फ्लेवर वो नहीं मिलेगा, बट आप लोकल स्टार को उठाओगे तो वो आपको अलग दे के जाएगा उस सीन में। तो ये भी एक है। इतने सारे सेलिब्रिटीज़ से मिलते हैं आप, आईफा में भी गए थे, तो आपको सबसे ज़्यादा आज तक किससे मिलके लगा कि यार ये सच में स्टार है? अरे आप फंसाओगे मुझे। देखिए, स्टार तो अमिताभ बच्चन साहब हैं, उनसे मिलना बाकी है, उनसे मिला नहीं हूँ मैं। शाहरुख सर से मैं मिल चुका हूँ, सलमान सर से मिलना बाकी है, आमिर सर से भी मिल चुका, अभी रिसेंटली इंटरव्यू किया था। स्टार सभी हैं, बट अगर आप मेरा फेवरेट, अगर मैंने ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, बट अगर आप नेचर वाइज देखना चाहें तो बहुत सारे स्टार्स अच्छे हैं। बट अभी मैंने रिसेंटली मैं जिनसे मिला हूँ उनके नेचर में देखा जाए तो एक अमित साध हैं, जिनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। अभय देओल जी बहुत अच्छे, इनफैक्ट बॉबी देओल, सनी देओल, तो जिनसे मैं अच्छे बॉन्ड शेयर कर चुका हूँ, इंटरव्यूज़ अच्छे लगते हैं। आयुष्मान खुराना, उनके ब्रदर अपार शक्ति खुराना, तो अब एक्टर्स भी हैं कि उनको भी अच्छा लगता है बात करने में, क्योंकि अब टॉपिक बढ़ गए हैं। इंटरव्यूज़ में भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फिल्म के बारे में बात करो, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से आप बात कर सकते हैं। तो आज की डेट में आप सबसे बात कर सकते हो, सब इजीली रीच आउट है, कोई आपको मना नहीं करेगा, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि यार मेरे पास इतना ही टाइम है। यू टेक योर टाइम। अगर आपका कन्वर्सेशन बहुत अच्छा है ना, तो मैं लिटरली कह रहा हूँ कि हमारे इंटरव्यूज़ कभी 1-1 घंटे भी गए, ऐसा नहीं है कि जल्दी ख़त्म हो गए। हमने 1-1 घंटे भी लिए हैं स्टार्स के साथ, क्योंकि बात ना फिर वो फ्रेंडली हो जाती है। आज की डेट में जो कन्वर्सेशंस हो रहे हैं वो बहुत फ्रेंडली हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने फिल्म तक की बात कर ली तो बस ख़त्म हो गई। आप कन्वर्सेशन चाहते हैं, क्योंकि उनको भी, स्टार्स को भी पता है कि आजकल लोग पढ़ना चाहते हैं, आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो सभी अच्छे हैं नेचर वाइज। बट जैसे आप तो एक दैनिक भास्कर एक बड़ा नाम है, आजकल लोग ऐसे ही माइक लेके पहुंच जाते हैं किसी भी स्टार के पास, हर कोई जर्नलिस्ट बन जाता है और फिर वो व्लॉग डाल देता है या कुछ भी डाल देता है। तो आपको क्या लगता है जर्नलिज्म का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो ब्राइट है, जर्नलिज़्म का फ्यूचर भी ब्राइट है। जर्नलिज़्म में नए नए लोग भी आ रहे हैं, और लोग ऐसे आ रहे हैं कि जो सीखने आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी को बोल दे रहे यार तू मेरे को क्यों बता रहा है। फॉर एग्जांपल मैं जूनियर सीनियर की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में जो जर्नलिज्म जो है, जो नए लोग आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इंटर्न से ही स्टार्ट कर दूँ, कोई इंटर्न भी आता है तो वो भी आज के सीखना चाहता है। तो अब ये मौका देती है। दैनिक भास्कर हो गया, दूसरे पेपर हो गए, दूसरे मीडिया हाउस हो गया। मैं आपको दैनिक भास्कर की बात बताता हूँ। जैसे इंटर्न्स हैं, हम तो इंटरव्यूज़ करते ही करते हैं, बट दैनिक भास्कर जो है वो इतना बूस्ट करता है लोगों को कि आगे कैसे बढ़ाया जाए। आप एक चीज़ बताइए, एक इंटर्न हुआ, वो आया, उसकी 45-60 डेज़ की इंटर्नशिप होती है, वो डे बाय डे सीखता है। बट आप मोस्टली किसी इंटर्न से पूछना जो भास्कर से करके गया, जिसने इंटर्नशिप करी, वो 60 डेज़ में रिपोर्ट्स भी बना के गया है, वो डिजिटल भी अपने आप को प्रेजेंट करके गया है। भास्कर ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जाइए, आप वो अपना काम करिए, आप काम दिखा के आइए। तो ऐसा नहीं कि उसको आप इंटर्नशिप में तो वो धीरे धीरे स्टेप करेगा, आप में है, आप कैच कर सकते हो। तो बहुत सारे इंटर्न्स को स्टोरीज भी मिली है, बहुत सारे इंटर्न्स परमानेंट भी हुए हैं भास्कर में, और आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये है कि अब जो जनरेशन है वो सीखना बहुत चाहती है, तो इसका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। थोड़ा सा पर्सनल सवाल आपकी शादी के बारे में। तो 11 साल मेरे ख्याल से आपने, हाँ, शादी को तो 7 साल हो गए, 7 साल, रिलेशन को 12 साल हो गए। रिलेशन को 12 साल हो गए। आज के ज़माने में जहाँ पर लोग हर 12 घंटे में पार्टनर बदलते हैं तो क्या मतलब कैसे ही रही स्टोरी? MBA में मिल गए थे। अच्छा। और स्टोरी बहुत अजीब थी, बस स्टॉप में मिले थे। मेरी जो वाइफ है जिज्ञासा, उनका घर वहीं था, मैं हॉस्टल में रहता था, तो हम दोनों का बस स्टॉप सेम था। अब उस टाइम पे तो क्या, बड़ी मुश्किल से तो MBA करने की परमिशन मिली थी कि चलो घूम के आते हैं, MBA कर लेंगे। तो घर वालों ने गाड़ी नहीं दी थी, तो ऑब्वियसली आपको बस से ही जाना पड़ेगा। वो धीरे धीरे इमोशनल करके हमने गाड़ी मंगा ली थी बाद में, बाइक, बट स्टार्टिंग में तो बस से ही जाते थे। तो जिज्ञासा से मिलना बस स्टॉप पे हुआ। हम बस स्टॉप में मिले थे पहली बार, और पता नहीं था कि चीज़ें कहाँ बढ़ेंगी। दोस्त बने, फ्रेंड्स बने, धीरे धीरे करके करीब आए, बात करी। फिर मैं तो चले गया था बाहर, बीच में ही MBA करके कि मेरे को जॉब मिल गई थी तो मैं बाहर गया। धीरे धीरे करके बातचीत होने लग गई। फिर जब हमको भी लगा कि नहीं यार बात कर लेना चाहिए, तो हमने पेरेंट्स से बात की कि कर लेना चाहिए।
तो मेरे जो पेरेंट्स थे वो इतने वो तो नहीं थे कि यार आप यहाँ क्यों बात, मैंने कि अरेंज मैरिज लव मैरिज, मेरे पेरेंट्स सब समझते हैं, मैंने पापा ने तो दुनिया देखी है। तो पापा का कहने का मतलब ये होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ खुश हैं तो फिर रोकना नहीं चाहिए। मेरे दादाजी ने मेरे पापा से पूछा था कि कैसे हैं फैमिली वाले, क्या हैं, तो पापा ने सब बताया, बट पापा ने बोला कि जब लड़का लड़की आपस में खुश हैं तो फिर रोकना ही नहीं चाहिए। तो आई थिंक मैं पुणे में काम करता था, हमने जब जिज्ञासा ने अपने पापा को बताया था तो हम तो फ्रेंड थे, उसके पापा हंसने लग गए थे कि नहीं यार बेटा मत कर ऐसा। तो बोली नहीं पापा करना है। तो ऐसा रिएक्शन था हमारे घर में कि यार दोस्त थे, एक दूसरे के यहाँ जाते थे, पढ़ते थे, खाते थे, पता नहीं था कि आंटी अंकल मम्मी पापा हो जाएंगे। तो सबके घर में रिएक्शन ये था कि क्यों ऐसा कब हुआ, मैंने बहुत सब मजाक में ले रहे थे चीज़ों को लेके, बट फिर सीरियस हुए। फिर धीरे धीरे जिज्ञासा के पापा ने मेरी मम्मी से पहले बात की, मम्मी को मैंने बोला आप बात करो, समझो क्या चीज़ें हैं। फिर धीरे धीरे मम्मी ने बोलना स्टार्ट किया कि हमारा कल्चर ऐसा है। तो कहीं ना कहीं जिज्ञासा के पापा को लगा कि बेटा तुम कर पाएगी, तो बोलते हाँ हाँ मैं कर लूँगी, बट हमको करना है, हमको साथ में रहना चाहते हैं। फिर पापा से शेयर किया हमने। मेरे को आज भी याद है कि मैंने रात को पापा को 2:30 बजे बताया था हिम्मत करके कि, तो पापा ने बोला था कि यार देख अभी समय सही नहीं है, मैं कल बात कर लूँगा। तो मैंने ठीक है। फिर अगले दिन मैंने पापा को कुछ बोला ही नहीं था कि, तो पापा समझ गए थे कि चीज़ें। तो मैं पुणे से आई थिंक 7 दिन के लिए घर आया था, जिज्ञासा के पापा को बुलाया मेरे आने से पहले। तो बोलते देखो मेरा लड़का 7 दिन के लिए आ रहा है। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमें 7 दिन में हमारी सगाई हो गई थी। अच्छा। वो माने उसी पीरियड में। और वो बोल रहे थे कि मेरे को मेरे बेटे पे भरोसा नहीं है, अभी बोल दे शादी करना है, 7 दिन बाद मना कर दे तो क्या करोगे आप। तो बोलते ये 7 दिन का पीरियड है, आपको जो करना है आप इस 7 दिन में कर लो, अगर वो ओके है तो ये 7 दिन में। तो हमने 7 दिन में सगाई हो गई थी। और चीज़ तो ये थी कि जैसे अभी तक हाँ भी नहीं हुआ है, बट आपको लगता है ना मम्मी का प्यार होता है और रिलेटिव्स के बताना, सामने से हाँ भी नहीं आया, मेरी मम्मी ने स्टार्ट कर दिया कि अरे बेटी की सगाई हो रही है, ऐसा हो रहा है। जिज्ञासा की फ़ोटोज़ जाने लगी मेरे रिलेटिव्स के पास, सब खुश होने लग गए। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी एक बार हाँ तो होने दो। तो मम्मी बोलती नहीं हो जाएगा। तो ये एक था कि हमने 7 दिन में कर ली। फिर हमने सोचा कि यार इस एज में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी अगर जल्दी शादी हो जाएगी तो हमने टाइम लिया, हमने घर वालों से टाइम लिया, पापा से टाइम लिया। तो ऐसे करते करते हमने 1 साल कर लिया, यार टाइम लेते हैं। 1 साल तक हमने खींचा, बट फिर आपको तो पता है पापा पापा होते हैं। तो पापा ने साहब बोला करना है तो करो, नहीं तो मैं नहीं करा रहा। तो फिर हमने और जिज्ञासा ने सोचा चल अब कर लेते हैं यार, अब ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो इससे ज़्यादा नहीं खींच सकते। तो ये हुई, ये थी शादी भी हमारी जल्दी हो गई। हम तो बस ये चाह रहे थे शादी हो जाए, तो हमारा फोकस किसी चीज़ में था नहीं शादी में, हमने ना कुछ खाया ना पिया। हम बस ये चाह रहे थे कि 2 अलग अलग कास्ट की शादी हो रही है, ये चाह रहे थे कि सब स्मूथ हो जाए, किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। आपको पॉइंट एक चीज़ तो बताता हूँ, आप भी हंसोगे जी। हमने हमारे रिसेप्शन के कपड़े नहीं पहने थे। तो क्या पहन? जो शादी में फेरे हुए ना उसी फेरे में स्टेज पे चढ़ गए थे। हमने इतनी शॉपिंग की थी, जिज्ञासा ने की, मैंने की, मार्केट घूमे, कपड़े सिलेक्ट किए, इतने दिन लगाए, ज्वेलरी सब में लिया, वो हम पहन ही नहीं पाए। क्योंकि मेरे पापा का एक नियम था कि सब टाइम टू, पापा का कहना था कि मैं शादी कर रहा हूँ, मेरे को बोझ नहीं चाहिए, मेरे को थकावट नहीं चाहिए, तो शादी ऐसी लगनी चाहिए स्मूथली हो रही है, अगले दिन उठ के ये ना बोलें कि यार पीठ दर्द दे रही है, थकावट हो रही है, तो पूरा स्मूथ होना चाहिए। तो मेरी शादी जो हुई थी वो पूरा टाइम टू टाइम वाला सीन था। कभी आपको मैं मेरा शादी का कार्ड दिखाऊंगा, कभी शादी के टाइम में ये नहीं लिखा रहता कि 7 to 11, मेरी शादी में लिखा था 7 to 11। 11 बजे खाली था मेरा हॉल, सब लोग जा चुके थे, और 11 बजे हम घर के लिए जा रहे थे कि बस चलो 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 हो गया। तो जिज्ञासा की प्रॉपर विदाई भी नहीं हो पाई, पापा बोला आप बाद में करना, 11 बज गए चलिए। तो ये था कि थोड़ा हमारे फेरे लेट हो गए थे कुछ कारणों से, तो गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे। तो हमने पापा से बोला पापा 10-15 मिनट तो तैयार होने के। पापा ने बोला देखो मेरे को कुछ परेशानी है, पापा ना दूसरों की टाइम का वैल्यू बहुत समझते थे। पापा ने बोला वो सामने वाला तुम्हारा टाइम निकाल के, अपना टाइम निकाल के तुम्हारे पास आया है, उसके बारे में सोचो। तो ये सोच के हम चले गए। मेरे पापा का कहना था कि कोई अगर बंदा आपसे मिलने आ रहा है तो वो आपके लिए समय निकाल के आ रहा है, अगर आपके लिए 30 मिनट का उसने अपनी जीवन का समय निकाला है तो आप उसको बर्बाद मत करो। ये पापा ने मेरे को सिखाया है, और ये पापा हर जगह फॉलो करते थे। पापा को ये लगता था कि यार जैसे पापा ने किसी को 11 बजे मिलने का टाइम दिया है, या पापा को किसी ने 11 बजे बुलाया, तो पापा बोलेंगे यार उसने अपने
24 घंटे से मेरे लिए 30 मिनट निकाला है, तो उस 30 मिनट का मैं भी यूज़ करूँ, वो भी यूज़ करे। तो मेरे पापा टाइम को लेके बहुत थे, क्या उनको कदर थी कि यार टाइम है जो नहीं रोक सकते, और सामने वाले ने अपने को समय निकाला है तो आपको पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि आपने अभी जिक्र किया अपने पापा का, तो मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, क्योंकि वो बॉलीवुड से बड़ा ही वो रखते थे, उनको बड़ी पसंद था फिल्में देखना, वो समीक्षा भी करते थे ना, रिव्यू भी करते थे। तो उन्होंने बताया था कि जैसे राज कपूर साहब और देवानंद, दिलीप कुमार, इनमें कोई राइवलरी नहीं थी, फैंस में थी। फैंस राइवलरी क्रिएट करते हैं, सेलिब्रिटीज नहीं करते। सेलिब्रिटीज़ तो अभी भी अच्छे से रहते हैं। वही आप अभी बीच में आपने देखा होगा कि इनके फ़ोटोज़ तो बहुत, आज भी आप देखोगे नेट पे बहुत फ़ोटोज़ मिलेंगे, दिलीप साहब के हो गए, राज कपूर साहब के हो गए, देवानंद साहब के हो गए, सब पार्टीज़ में भी साथ में जाते हैं, घूमते भी साथ में थे। आज भी वैसा ही है, आज भी, कि मेरे को नहीं लगता किसी के बीच में कोई दुश्मनी होगी। सोशल मीडिया है जो चीज़ें बदल देती है। आप देखो 2 तरीके का सोशल मीडिया चलता है, आप भी जानते होगे, एक अच्छा एक बुरा। बुरे के बारे में तो मैं इतना नहीं बोलूँगा, बट अच्छे भी होते हैं। कभी कोई किसी का कॉम्पिटिटर नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी, कौन उसको नापसंद करता होगा? कोई भी नहीं होंगे करने वाले, बट हमेशा लोग उसका इंतज़ार क्यों करते हैं कि IPL आएगा तो हमको बैठना है? क्योंकि लोग कनेक्ट करते हैं। आप वो भी ग्राउंड पे आके सबसे कनेक्ट करेगा। जो यंगस्टर्स होंगे वो चाहेंगे कि उससे बात करें। आज की इंडस्ट्री में आप अमिताभ बच्चन साहब को देख लीजिए, जो आज के टाइम पे कोई भी नया एक्टर आएगा तो उससे मिलना चाहेगा ना, कि यार मैं उनसे मिलूं। ऐसा तो नहीं कि वो मना कर देंगे मिलने के लिए, या आपने बोला दुश्मनी। इंडस्ट्री में किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, सब बहुत अच्छे से रहते हैं। अब आप तो ये बता रहा हूँ मैं, चलो इंडस्ट्री छोड़ो, मैं आपकी क्रिकेट की बात बताता हूँ। आप जब ग्राउंड में जाते हैं तो आपकी 2 टीम होती है ना जी। आप कभी होटल विजिट करना, जिस होटल में रहते हैं, ये साथ में बैठ के डिनर करते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं, साथ में बैठ के गाड़ियाँ शेयर करते हैं, क्योंकि बॉन्ड है। आप माने आप डिफरेंट अपनी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप जाते हो खेलने जाते हो, वो बट आप फील्ड पे हो, फील्ड के बाद तो सब दोस्त हैं ना। बट आप तो अभी भी देख लो, आप तो अभी भी, आप अगर थोड़े वीडियोस देखते होगे तो अभी भी फील्ड में भी लोग मस्ती मजाक करते हैं, क्योंकि वो बॉन्ड हो गया वैसा। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में तो कोई दुश्मन नहीं है। जैसे कोहली और गौतम गंभीर का कितना चला था, तो वो क्या ऐसे ही था? अब वो गर्मी तो आ जाती है मैच में, आपको पता है कि ये रियल टाइम मैच होता है, खासकर IPL हो गया, इंटरनेशनल हो गया, तो अब एक ही लोग अलग अलग टीम को रिप्रेजेंट करें तो ऑब्वियसली इंसान पहले अपनी टीम के बारे में सोचेगा ना। अब उनका जो भी हुआ, एग्रेशन तो निकलेगा सबका। बट आज ही आप देख लो, दोनों सेम टीम में हैं, गंभीर कोच है, कोहली खेल रहा है। अब आप उनके वीडियोस देखो, अब आपको लग के वो वीडियोस देख के ऐसा लग रहा है कि ये लोग लड़ा करते थे। बिल्कुल नहीं। अब आप देख लो कितने अलग ले रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं, फन कर रहे हैं, वो प्रेशर पे आ जाती चीज़ें। मुझे तो लगता है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं ICC ने उठाया, उनका इंटरव्यू करा दिया। हाँ, साथ में इंटरव्यू हुआ। वही कह रहा हूँ ना कि वो एक प्रेजेंस होता है देखने का। आपने, अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक मैच बताता हूँ। एक, अगर स्पोर्ट्स की बात हम लेते हैं तो मैं आपकी कंपेयर करने का, एक जयपुर और चेन्नई का मैच हुआ था राजस्थान में, जयपुर में। धोनी आउट होके वापस आए थे, रविंद्र जडेजा वो खेल रहे थे, तो अंपायर, एक बॉल हुई थी, तो वो बॉल हुई, एक अंपायर ने नो बॉल दे दी, तो दूसरे अंपायर ने वो डिसीजन चेंज कर दिया। आई थिंक मैंने भी कभी धोनी को ऐसे एंगर में नहीं देखा होगा, बट धोनी डग आउट छोड़ के सीधे ग्राउंड में था। क्यों? क्योंकि यार वो उस वक्त वो गलत लगा उसको, तो एज अ कैप्टन वो गया अपनी टीम का साथ देने के लिए। बट अगर वही चीज़ अगर आप मैच के बाद देखोगे तो वो आपको वापस से बात करते दिखेंगे। तो ये ऑन द स्पॉट एग्रेशन आ जाता है, वो हर स्पोर्ट्स में। आप स्पोर्ट्स में ले लो, आप जॉब में ले लो, आप किसी भी फील्ड में ले लो, कहीं ना कहीं आपका एग्रेशन तो आएगा। आपका माइंड है, एक जैसे तो चलता नहीं है, कहीं ना कहीं आपको भी गुस्सा आएगा। आप बताए, आपके दोस्त हैं, आपके कितनी भी अच्छे दोस्त हैं, आप उस वक्त तो लड़ लोगे, आप बात बंद कर लोगे। ऐसा तो नहीं अगले दिन बोलेंगे कहाँ है तू, चल चाय पीते हैं, वो मना भी नहीं करेगा, नहीं भाई चल। तो वो एग्रेशन का टाइप होता है। ऐसे कोई कुछ है नहीं, दुश्मनी तो नहीं है कहीं से कहीं तक, सब साथ में मिलके रहते हैं। बादशाह और हनी सिंह के भी वो तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है क्योंकि उनके भी मैंने ये सुना है कि बादशाह के शो की टिकट लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हनी सिंह के फ़ैन होते हैं और उसके शो में जाके हनी सिंह चिल्लाते हैं। अब तो ये तो कंपटीशन वाली बात हो गई। अगर ऐसा होता कि, अब मैं इनके बारे में इतना तो नहीं पता कि क्या दुश्मनी है, बट अगर ऐसा होता तो ये साथ में, आप देखो आईफा में दोनों थे, आईफा में दोनों आए थे, परफॉर्मेंस हनी सिंह ने करी, बट बादशाह भी गेस्ट था वहाँ पे। मैंने देखा नहीं उनने साथ में बात करी नहीं करी, बट ऐसा तो है नहीं कि अगर रिवाइवरी होती या दुश्मनी होती तो साफ होता, वो आ रहा है तो मैं नहीं आऊँगा, और अगर वो रहेगा तो मैं परफॉर्म नहीं करूँगा। ये होता है अगर होगी तो। वैसे तो इंडस्ट्री में ऐसा कुछ होता नहीं है।
अब वो तो इंटरव्यूज़ हो गए कि मैंने लिखा या तूने लिखा, फिर उसको कवर करने के लिए दूसरा आ रहा है बताने के लिए कि तूने ऐसा किया, नहीं मैंने ऐसा किया। तो अब वो क्यों हो रहा है वो भी इतना नहीं पता, बट हाँ एज अ रियल लाइफ में देखें तो मुझे तो नहीं लगता कोई दुश्मनी चल रही होगी। आप आइफा गए थे, बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमें टीवी में दिखाई देता हाँ, है। बिल्कुल वैसा ही होता है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, एटमॉस्फेयर बहुत सही होता है। एक चीज़ ये होता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस लिया गिरी कारपेट का, जब स्टार्स आते हैं बहुत अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से ग्रीट करते हैं मीडिया पर्सन्स को। आइफा बहुत अच्छे से रखता है। जो 5 दिन का हमारा टूर था, आइफा ने बहुत हमारा ख्याल रखा। आइफा ये चाहता था कि अच्छे से अच्छे आप लोगों से मिलो, बात करो, एक्सपीरियंस लो। जर्नलिज्म में जो बंदा है और जिसको जाना है, मेरा कहने का मतलब है अगर आइफा नहीं भेजे या आपकी कंपनी ने आपको स्पॉन्सर नहीं करा, आप अपनी सेविंग से स्पॉन्सर करके जाओ, आप वो एक्सपीरियंस लो। मैं तो कहता हूँ आइफा नहीं, जितने भी अवार्ड शोज़ होने थे ना, जितने भी अवार्ड शोज़ हो रहे हैं, उस सबका एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि उस एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ नया निकलता है। अब आइफा एक बहुत बड़े लेवल पे है। जब मैंने वहाँ गया, मैंने देखा लोगों को, क्रेज़ तो बहुत है और लोगों को मज़ा भी आता है। आप जो टीवी पे देखते हो ना, रियल में भी वैसा ही होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको, हाँ एडिटिंग होती है, एडिटिंग आई थिंक सब चीज़ में भी होगी, क्योंकि आपको 5 घंटे वाला शो 3 घंटे में दिखाना है। फिल्म भी ऐसी होती है ना कि 60 दिन की फिल्म आपने शूट करी, दिखाएंगे तो 2.5 घंटे की एडिटिंग आपकी होती है, बट रियल पूरा वैसा ही होता है। हाँ, आपकी जो स्टेज परफॉर्मेंस होती है, उसके पीछे की जो तैयारियाँ होती हैं, वो आपको वहाँ लाइव देखने को मिलती है। वो तैयारियाँ आपको टीवी में नहीं दिखाते, वो आपको परफॉर्मेंस स्टार्ट होती तब दिखाते हैं। वो सिर्फ एक डिफरेंस रहता है, बट बाकी पूरा 100% वैसा ही रहता है। कुछ नहीं होगा कि ऐसा कुछ नहीं कि टीवी पे अलग दिखा रहे हो, लाइव अलग दिखा रहे हैं। जो लाइव दिखा रहे हैं वही टीवी पे दिखा रहे हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है इन शोज़ की। वो ये नहीं है कि ये शोज़ में कुछ अलग चल रहा है, वहाँ पे कुछ अलग चल रहा है। ये अच्छा एक्सपीरियंस था। आप पहली बार गए थे? मैं पहली बार गया था आइफा नहीं, मैं अवार्ड शो में ही पहली बार गया था मेरे कैरियर में। आइफा की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले से ही मैंने कोई सा भी अवार्ड शो का मैं पहली बार ही गया था मैं। और वो भी अर्ली एज पे चले गया, अर्ली एक्सपीरियंस मिलेगा, मेरे कैरियर में चलेगा तो मेरे लिए तो और अच्छा अचीवमेंट है कि मैं गया। वहाँ पे मतलब कैसा लगा आपको स्टार्स से बात करके? और पूरा मतलब देते हैं, एक्सपोजर देते हैं कि हाँ, आप मिलो, ऐसा नहीं एटीट्यूड नहीं, आपके पास एक टाइम बॉन्ड होता है। देखो ग्रीन कारपेट बहुत बड़ा होता है, स्टार्स वॉक करके जाते हैं, आपके साथ 50-100 मीडियाज़ होती हैं, क्योंकि आइफा है तो ऐसा तो नहीं सिर्फ इंडिया मीडिया होगी, कंट्रीज़ की मीडिया होती है। तो वो स्टेज सेट करते हैं सबके लिए, 5-5, 6-6 मीडियाज़ हर उसमें रहती है बॉक्सेस में, एक एरिया में 5 है, फिर ऐसे करके सब बना रहता है वहाँ पे। हर स्टार आके रुकता है, आप उससे कुछ भी पूछो, कोई स्टार मना नहीं करेगा आपको बात करने के लिए। ज़रूरी नहीं आप उसकी फ़िल्म के बारे में पूछ रहे हो, आप कुछ भी पूछ सकते हो, वो स्टार्स जवाब देते हैं। स्टार्स आपको उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको भी पता है कि आप उनकी रीच हो, आप उनकी बातें लोगों तक पहुँचा सकते हो। वो अकेले आपकी बात, अगर आप चलो सोशल मीडिया पे भी चलेगा तो कितने लोग सुनेंगे, बट आप जो लिखोगे और जो बताओगे वो तो ज़्यादा लोग सुनेंगे ना। तो वो प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्स में कोई परेशानी नहीं उनकी तरफ से, अच्छा रहता है। और पहली चीज़ तो शेड्यूल्ड रहती हैं सारी चीज़ें, प्लान टू प्लान रहती हैं। आइफा जैसा बड़ा अवार्ड, सारी चीज़ प्लान टू प्लान होता है, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए, और हमारे उसमें तो कुछ भी नहीं आया। जैसे अभी आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि जब स्टार्स इंटरव्यू देते हैं तो अभी सिर्फ फिल्म पे फोकस नहीं करते, वो बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं। और आइफा में भी जब बात करते हैं तो बड़े ही प्यार से बात करते हैं, लेकिन हम जब रील देखते हैं तो वो डिश 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 करके 3 बार हाथ हिलता है, और इसने बदतमीज़ी कर दी, इसने बदसलूकी कर दी। अब वो तो एडिट कैसे होता है उसके ऊपर है हुआ, क्योंकि जितना मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस तो इन 4 साल 5 साल में बहुत अच्छा रहा है। मेरे साथ तो एक बार भी नहीं हुआ है कि ये सब जो मैं, क्योंकि मैंने भी टीवी देखता हूँ, मैंने भी देखा है कि ये क्या नई चीज़ हो गई। या कोई जाते हैं तो पेपराइजीज फ़ोटोज़ खींचते हैं तो स्टार्स का भी मना कर देते हैं ना, अरे जाओ यहाँ से, ये सब जो तो हमने रील्स में देखे। वो उसी हाथ को 3 बार दिखाते हैं। उसी हाथ को दिखा, उसी एक्सप्रेशन को दिखा दिया। अब वो एक्सप्रेशन कैसे होंगे, इनने कुछ और बना दिया, ये भी एक होता है। बट मैंने जितना 5 साल में अभी देखा है अपने करियर में, मेरे साथ तो एक बार भी नहीं हुआ, तो मैं तो इस बारे में बता नहीं पाऊँगा कि क्या है, क्योंकि हमारे साथ तो सभी ने अच्छे से रहें, सब ने प्रॉपर रिस्पॉन्स दिए हैं, प्रॉपर हमने सबसे बात की है ना, मेरी किसी के साथ कुछ परेशानी हुई ना, उसने मेरे को हर्ट किया ना मैंने उसको हर्ट किया, हमारा पूरा स्मूथ चला है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है अभी तक। तो आप क्या कहेंगे व्यूवर्स को कि कितना भरोसा करना चाहिए डिजिटल मीडिया पे? करना चाहिए प्रिंट में भी करना चाहिए, मैं डिजिटल तो नहीं कहूँगा, प्रिंट तो है ही भरोसे लायक, बट मैं डिजिटल वर्ड नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा कि मीडिया पे भरोसा करो,
अपन इसको डिजिटल प्रिंट नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि आप मीडिया पे भरोसा करिए। मीडिया पे भरोसा तो करना चाहिए, ये मेरा पॉइंट है। थैंक यू सो मच Thank you इतना so सारा much. वक्त देने के लिए और इतनी थैंक यू आसानी आपका, से। आपने बुलाने के लिए, आप बुलाए थैंक यू सो फर्स्ट पॉडकास्ट।